नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। हुआ कुछ यूं कि 16 मार्च 2024 को मथुरा के बरसाना थाने, बरसाना बहुत फेमस जगह है, आप जानते हैं, और उसमें एक गांव है या एक कस्बा है नंदगांव। नंदगांव भी बहुत फेमस है, राधा कृष्ण की नगरी है, प्यार का सिंबल है। वहां पर नंदगांव के पास खेतों में बीच में एक व्यक्ति की जली हुई लाश, ऐसा लग रहा था जैसे किसी त्रिपाल में लपेटकर उसमें आग लगाई गई हो। लोगों ने जब थोड़ी सी आसपास की फसल भी झुलस गई तो सवेरे सवेरे जाकर देखा, त्रिपाल को हटाया तो उसके नीचे एक व्यक्ति की लाश थी जो पूरी तरह से जल गई थी। थाने को सूचना हुई, पुलिस आई। पुलिस ने कोशिश की पहचानने की, आसपास मैसेज जो होते हैं कि साहब अगर कोई गुमशुदगी हो तो बता दिया जाए। कहीं कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सवेरे की बात थी, 6-7 बजे की सूचना थी। 9 बजे तक पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। शाम को 7-8 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर उपलब्ध हो गई, जिसमें स्पष्ट था कि व्यक्ति की हत्या गोली मारकर की गई है और मारने के बाद उसे सारे कपड़े उसके उतार कर त्रिपाल में लपेटकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। उसमें तो यही था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू गनशॉट इंजरी, और जो एंटीमॉर्टम इंजरीज में बर्न इंजरी ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन मौके की जो बात थी या मौके पे जो देखा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब उसको मिलाया गया तो ये बात निकल कर आई कि गोली मारी, फिर उसके बाद त्रिपाल में लपेटा। त्रिपाल भी वहीं जो खेतों की रखवाली करने के लिए छोटा मोटा त्रिपाल या छप्पर लगाकर खेत का मालिक वहां सोता है, वो उस तरह की त्रिपाल थी। कहीं ऐसा नहीं था कि बाहर से लाई गई हो या साथ में ला के हत्या करके तब उसमें रख के जलाया गया हो। वहीं की त्रिपाल थी, त्रिपाल ले लिया और उसमें ये हत्या कर दी गई। पुलिस को कुछ पता नहीं लगा। तमाम फोटो, इश्तहार, अखबार सब में छपा, लेकिन कोई क्लेम करने नहीं आया कि आखिरकार ये कौन था। बहरहाल 72 घंटे बाद बरसाना पुलिस ने उसकी, चूंकि अनआइडेंटिफाइड थी और नियमानुसार 72 घंटे रखने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है किसी भी लावारिस लाश का, लिहाजा वो अपने स्तर से उन्होंने कर दिया। अच्छा, इसी बीच हरियाणा के डीएलएफ थाने पर 14 मार्च को, तारीखें ध्यान रखिएगा, 16 मार्च को ये बॉडी मिली, एफआईआर हुई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। 14 मार्च को डीएलएफ के थाने में जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने एक गुमशुदगी लिखवाई। उसमें लिखवाया कि राजेश अजरौंदा का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी पूनम के साथ अपने घर पर रहता था और पूनम ने उसे बताया है कि वो 13 तारीख से गायब हैं और अभी तक नहीं आए हैं। 13 तारीख का मतलब 13 तारीख की दोपहर बाद से अभी तक वापस नहीं आए हैं, लिहाजा उसकी गुमशुदगी लिख ली जाए। ये गुमशुदगी लिखवाई मृतक राजेश के पड़ोसी जितेंद्र ने, ये कहते हुए कि मृतक की पत्नी ने मुझसे ऐसा करने को कहा है। पुलिस गुमशुदगी की जांच में आई। पुलिस को बताया गया कि इस घर में सब 3 लोग रहते थे। मृतक की पत्नी अभी भी है। महेश और राजेश ये सगे ममेरे फुफेरे भाई थे। ये 2 रहते थे और 13 तारीख की दोपहर में
महेश अपने फुफेरे भाई राजेश को लेकर मोटरसाइकिल से कहीं निकला था, आज तक नहीं लौटा। न महेश का पता और न ही राजेश का पता। बहरहाल 16 तारीख को बॉडी मिली और 15 मार्च को महेश अकेला घर पर आ गया, फरीदाबाद में जहां ये लोग रहते थे। वापस आ गया। गुमशुदगी लिखाने वाले जितेंद्र ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस आ गई और पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन तब तक पुलिस को महेश पर कोई शक नहीं था। उसने कहा, साहब हम लोग गए थे, वो फला जगह उतर गए, मैं अपना काम करने उत्तर प्रदेश के फला जगह गया था, गाजियाबाद, और काम करके लौट आया। मुझे नहीं पता कि राजेश कहाँ गए हैं। ये सही है कि वो मेरे साथ ही घर से निकले थे और मुझे कहा था कि फला जगह पर उतार देना, मुझे अपना काम कर लेना। इसलिए पुलिस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने महेश का नंबर लिया। इस बीच में मृतका की पत्नी और मृतक दोनों का मोबाइल फ़ोन भी डीएलएफ पुलिस ने ले लिया था। हालांकि गंभीर बात थी, इसलिए डीएलएफ थाने ने अपनी क्राइम ब्रांच को ये सुपुर्द कर दिया था इस व्यक्ति को ढूंढने का कार्य। बहरहाल जब महेश और पूनम की सीडीआर आई तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें थीं। दिन भर, रात भर के फ़ोन, और फिर उसके बाद एक साथ इनका, महेश का राजेश के साथ निकलना, और फिर महेश का ये बयान कि वो गाज़ियाबाद गया था जबकि उसकी लोकेशन मथुरा की तरफ थी। इतना कंट्रडिक्शन के बाद महेश और पूनम दोनों को थाने पर लाया गया कि भाई इतनी एक घर में रहने के बावजूद इतनी बातें और दिन रात की बातें, ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात और नोट की गई कि 13 तारीख की ही रात में दोनों की इंटरनेट एक्टिविटी सेम टाइम की थी। एक ही टाइम पर शुरू होना और एक ही टाइम पर ख़त्म होना, उसके बाद दोनों के मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना। पुलिस परेशान थी कि इतनी सिमिलरिटी उस आदमी के लिए जिसको पुलिस बातचीत करके पूरी पूछताछ करने के बाद उसे जाने दिया गया हो, ऐसी बात इन दोनों के बीच समझ में आ रही है। पूनम और महेश से थाने पर गंभीर पूछताछ हुई, हर तरह की पूछताछ हुई, श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। ज़्यादा समय नहीं लगा, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। बात शुरू हुई कि राजेश जो अर्जौदा का निवासी था, वो एक कंपनी में काम करता था और उसके सगे मामा का लड़का महेश, ये दूर कहीं फरीदाबाद से वहाँ कोई काम करता था। लॉकडाउन के समय में महेश की फैक्ट्री बंद हो गई। महेश वहाँ से निकाल दिया गया, चूँकि फैक्ट्रियाँ उस समय बंद हुई, मजदूर सब अपने अपने राज्यों में चले गए, तो जहाँ बिल्कुल मजदूर नहीं बचे वहाँ फैक्ट्री बंद हो गई। राजेश की फैक्ट्री में मैक्सिमम लोग गए, लेकिन कुछ लोकल लोग थे जिन्हें वहीं रहने की सुविधा भी मिली थी, वो कहीं नहीं गए और फैक्ट्री चलती रही। महेश ने राजेश से संपर्क किया और ये कहा कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, मैं सड़क पर आ गया हूँ, मेरे लिए कोई काम ढूंढ के रखो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। आने जाने का साधन भी नहीं है, मैं किसी तरह गांव के रास्तों से मोटरसाइकिल और साइकिल से चढ़ के आऊँगा। बहरहाल वहाँ पहुँच गया और तब तक राजेश ने अपने मालिकान से बात कर ली थी। मालिकान बिल्कुल तुरंत राजी हो गए, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ उनका अपने अपने घरों को चला गया था, फैक्ट्री चल रही थी, कुछ लोगों को काम कराने के लिए ज़रूरत थी फैक्ट्री मालिकों को। आते ही उसे काम तुरंत मिल गया। राजेश ने कहा कि महेश भाई,
अब इस समय तो होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, खाने पीने का बाहर कोई जुगाड़ नहीं, तुम मेरे घर ही रुक जाओ, ताकि घर में हमारे लिए भी खाना बनेगा, तुम्हारे लिए भी बन जाएगा, दोनों लोग खाने पीने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लिहाजा महेश राजेश के घर रुक गया। दोनों अपना साथ साथ फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री का काम करते थे और लौट आते थे। थोड़े दिनों में राजेश को ये शक हुआ कि जिस समय फैक्ट्री आवर्स हैं, जब उसको फैक्ट्री में होना चाहिए, वो अक्सर घर में दिखाई देता है। जब भी फ़ोन करिए पत्नी को तो पता लगता है महेश घर पर है। उसे कुछ अंदेशा हुआ, कुछ गड़बड़ की तरफ उसका मन गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने सिर्फ टोक दिया कि अब तो भाई काफ़ी टाइम हो गया और अब तो तुम्हें हमारे ख्याल से अच्छा किराए का मकान भी मिल जाएगा। सिर्फ इतनी बात कही और कोई बात नहीं। लेकिन इसी फरवरी मार्च के महीने में 2024 में महेश को लगा कि राजेश को इस बात का शक हो गया है कि मेरा उसकी पत्नी पूनम से संबंध है। जबकि इस बीच में खाना खाते खिलाते रहते डोरे डाले महेश ने भाभी पूनम पर और दोनों में संबंध हो गए। जब ये बात राजेश ने महेश से कही तो राजेश के फैक्ट्री जाने दोनों साथ गए। लौटे तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात आज राजेश मुझसे कर रहे थे। पूनम को भी थोड़ा डर लगा और ये लगा कि ऐसा लगता है इसको शक हो गया है, किसी दिन कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लिहाजा दोनों ने उसी समय तय किया कि जितनी जल्दी हो सके राजेश को रास्ते से हटाना होगा, वरना हम दोनों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। महेश ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया और महेश ने यह कहा था कि जैसे ही हम उसको रास्ते से हटाएंगे राजेश को, हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारी नौकरी भी यहाँ है और यहीं तुम्हारा कमरा भी है या रूम भी है या फ्लैट भी है। हम दोनों लोग शादी करेंगे और यहीं पर रहेंगे। और इसी मुआयदे के तहत यह हुआ कि जल्दी से जल्दी राजेश को रास्ते से हटाया जाए। राजेश से महेश ने एक दिन कहा कि थोड़ा इस समय पैसे की तुमको भी तंगी लग रही है और हम तुम्हारे यहाँ 2-2.5 साल से खाना खा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि मुझे ये एहसान जो तुमने मेरे पे किया है इसको चुकाना चाहिए। मेरे कुछ पैसे करीब 25,000 रुपये मथुरा में किसी व्यक्ति के पास बाकी हैं, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ से हम 25,000, मेरी बात हो गई है, वो हम लोग चलेंगे, 25,000 दे देंगे, मैं वो पैसा तुम्हें दे दूँगा। तुम्हें गांव में किसी रजिस्ट्री कराने के लिए जो ज़रूरत है, तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजेश खुश हुआ और महेश के साथ चल दिया नंदगांव, उत्तर प्रदेश में बरसाना में जो नंदगांव है, फेमस नंदगांव, वहाँ गया। वहाँ यही कहा कि हम 25,000 पा जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। राजेश के भाई सुनील ने बताया कि नंदगांव जाते ही महेश ने अपने 2 दोस्तों के साथ 13 मार्च को ही राजेश को खेतों में ले जाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को बाइक से काफ़ी दूर तक घसीटा ताकि कोई पहचान का चिन्ह अगर शरीर में हो तो ख़त्म हो जाए। फिर राजेश के सारे कपड़े उतारे, बाइक से पेट्रोल निकालकर खेतों में पड़े हुए तिरपाल से उसको ढककर, तिरपाल के ऊपर पेट्रोल, बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल ढककर और उसमें आग लगा दी। महेश ने राजेश के कपड़े, चप्पल, हेलमेट, इनको सब वहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न मिले कि मरने वाला राजेश ही है। और जिस कट्टे से उसकी हत्या की थी उस हथियार को भी नंदगांव के पास निठोड़ा गांव के तालाब में फेंक दिया ताकि सारे सबूत हत्या के मिट जाएं। मैंने बताया कि जब 15 को अकेले वो आया तब तक पुलिस को भी शक नहीं था और उसके बाद फिर पुलिस जब
CDR के आधार पे दोनों को ले आई, तब ये पूरी बात खुल गई। DLF के पदाधिकारियों ने थाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि उन्हीं के थाना क्षेत्र में पहली बार ये गुमशुदगी लिखी गई थी, क्योंकि वहीं की रहने वाली पूनम और मृतक राजेश थे। पूनम को, महेश को और उसके दो दोस्त धर्मेंद्र और महेंद्र, जो बरसाना के ही रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार करके, नहीं, 4 लोगों को, महेश को भी गिरफ्तार किया गया जो पूनम का प्रेमी था, मृतक का मामा का लड़का था। पूनम को भी, महेश को भी, और जिन 2 दोस्तों की सहायता से ये हत्या की गई थी, धर्मेंद्र और महेंद्र, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, पति के सगे मामा के लड़के से पत्नी के संबंध हो गए। सगे मामा के लड़के का कारोबार लॉकडाउन में बंद हो गया था। उसने अपनी बुआ के लड़के से फरीदाबाद में यह कहा कि मेरे लिए कुछ काम का इंतज़ाम करो, मेरी फैक्ट्री तो बंद हो गई है। लॉकडाउन में भी काफ़ी लोग चले गए थे। राजेश की फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग चले गए थे। राजेश चूँकि वहीं रहता था पत्नी के साथ, उसे कहीं जाना नहीं था, इसलिए वो कंपनी में बना रहा। कंपनी के मालिकान ये भी कह रहे थे कि कुछ और लोगों को कहीं से ढूंढ के लाओ ताकि फैक्ट्री को हम फुल कैपेसिटी में चला सकें, क्योंकि एक बार अगर फैक्ट्री बंद हुई तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा इसको रीस्टार्ट करने में। जैसे ही महेश ने राजेश से बात करके पूछा कि हमें कहीं कोई काम दिलवा दो क्योंकि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, उसने फ़ौरन बुलवा लिया, मालिकान से बात कराई और उसे नौकरी पर लगा दिया। और ये भी कहा कि तुमको खाने के लिए रेस्टोरेंट और होटलों में, ढाबों में इधर उधर भटकना पड़ेगा, इसलिए जब तक ये लॉकडाउन है और जब तक तुम्हें इसका अल्टरनेटिव इंतज़ाम नहीं मिल जाता कहीं रहने का, खाने का, तब तक तुम मेरे ही घर पर रुक सकते हो। जब किराए का घर मिल जाएगा तो तुम शिफ्ट हो जाना, क्योंकि अभी तो कहीं खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। पत्नी पूनम राजेश के साथ साथ महेश को भी खाना खिलाती रही और धीरे धीरे महेश ने डोरे डालने शुरू किए अपनी भाभी पूनम पर और दोनों में संबंध हो गए। महेश की हरकतों से राजेश को शक तो हो गया कि इन दोनों में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है, लेकिन उसने ये बात महेश से कही नहीं कि मुझे ये शक है। बस उससे इतना इशारा किया कि अब तो 2-2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं और अब हमारे ख्याल से तुमको आराम से किराए का अच्छा रिहायशी मकान या फ्लैट मिल जाएगा। तुमने लगता है अभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है, एक बार कोशिश करो, तुम्हें अच्छी जगह मिल जाएगी। खाने पीने का बाज़ार में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारे ढाबे और होटल, रोड साइड होटल, रेस्टोरेंट अब खुल गए हैं। लेकिन महेश को लगा कि लगता है राजेश को हमारी और पूनम के संबंधों की कुछ भनक लग गई है। पहली फुर्सत में उसने पूनम से ये बात बताई कि आज राजेश मुझसे ये कह रहे थे, इसका मतलब उन्हें किसी न किसी ने, टोला पड़ोसी ने, किसी ने कुछ भर भी दिया है और शायद कुछ उनको भनक भी लग गई है। इसलिए अब किसी भी दिन कोई बड़ा विस्फोट होगा, कोई बात का बतंगड़ बनेगा। पूनम ने छूटते ही कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इसे अपने रास्ते से हटा लो। महेश ने कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम शादी कर लेंगे, इसको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाएंगे और फिर इसे मकान में हम लोग शादी करके रहेंगे। बरसाना के अपने 2 दोस्तों को ये बात बताई और राजेश को ये बहकाकर कि वो 25,000 उसे मिलने वाला है, मेरी बात हो गई है, बस तुम साथ में चलो, ज़्यादा पैसा लेके आने में मुझे डर लगता है, आना, तुमको हम पैसा दे देंगे, हमें भी फ़िलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैं पिछले कितने दिनों से तुम्हारे घर पर ही खाना खा रहा हूँ।
राजेश भी खुश हुआ कि महेश के दिमाग में ये बात है कि उसके लिए इतना किया गया है, लिहाजा ये पैसा उसको वापस कर दिया जाए। वहाँ से ले गया। जैसे ही नंदगांव के पास पहुँचा, उसके दो दोस्त मिल गए, वहाँ पर गाड़ी खड़ी की, उसे नीचे उतारा, गिराया और सिर पर गोली मार दी। तीनों घसीट के उसे खेत के बीच में ले गए। वहाँ पर उसके सारे कपड़े उतारे, जूते उतारे, हेलमेट लिया, मतलब पहचान का कोई भी सामान शरीर पर नहीं रहने दिया। और वहीं जो एक त्रिपाल से 4 डंडों में लगा के खेत की रखवाली करने वाले वहाँ रहते हैं, वो त्रिपाल नोच लाए। अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल लिया, शव को त्रिपाल में लपेटा और उसको उसमें पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। चालाकी इतनी कि सारा सामान अलग अलग जगहों पर, जूता उसका, हेलमेट उसका, कपड़े उसके, शर्ट अलग, पैंट अलग, सब अलग 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर रोड साइड में ही फेंक दिया। रोड साइड में इसलिए फेंका कि हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र पड़ जाए जो इसे उठा ले जाए, तो फिर हमेशा के लिए ये संकट दूर हो जाएगा कि कभी कोई पहचान भी पाएगा। पुलिस को तो पता लग ही जाएगा, पुलिस आ जाएगी, इसका अंतिम संस्कार करा देगी, लेकिन पहचान नहीं हो पाएगी। फरीदाबाद से यहाँ की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए, राजेश जिसने महेश को ये कह के अपने यहाँ बुलाया कि तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई है, तुम आ जाओ, हम तुम्हारी यही नौकरी लगवा देंगे, और फिर ये भी कहा कि तुम मेरे घर पे ही रहो, मेरे घर पे खाना खाओ, कहाँ परेशान होगे, इस समय होटल रेस्टोरेंट सब बंद हैं। इतना एहसान किया महेश पर। लेकिन महेश ने पहले उसकी पत्नी से संबंध बनाए और फिर जरा सा भी उसे हिचक नहीं हुई कि जिस आदमी ने मेरे लिए इतना किया है उसको मारने से पहले एक बार सोच भी लूं। बेरहमी से उसका कत्ल किया, कत्ल करने के बाद और बेरहमी से उसके शव को जला दिया। देखिए, मैंने बार बार ये बात बताई है, तमाम एपिसोड्स में बताई है, मेरे सुधी श्रोता इसको अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे घर में जिसमें महिलाएं या बच्चियां हों फ्री एक्सेस मत दीजिए, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो, चाहे वो नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों न हो, मत दीजिए फ्री एक्सेस। ट्यूशन टीचर को आप फ्री एक्सेस दे देते हैं। तमाम घटनाएं मैंने बताई ऐसे ट्यूशन टीचर्स ने जिन्होंने बहुत ही खराब काम किए वहाँ पर जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाती थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। दोस्तों को आपने फ्री एक्सेस दी, बाद में पछताना पड़ा। रिश्तेदार को तो आज ही के वाक़ये में फ्री एक्सेस दी और जिसने उसको बुलाया, बसाया, रखा, खाना खिलाया, उसकी हत्या कर दी। तो चाहे जितना घरेलू कामकाज करने वालों को भी लिमिटेड एक्सेस, वो भी पूरी सावधानी पूर्वक। फ्री एक्सेस अगर आप देंगे किसी गैर को जो उस परिवार का मेंबर नहीं है, चाहे जो हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, नज़दीकी हो, बहुत ट्रस्ट करने वाला आदमी भी हो, तो आप किसी कीमत पर फ्री एक्सेस मत दीजिए। क्योंकि जब भी आप इस तरह का फ्री एक्सेस किसी को देंगे, अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।